नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया खबर दोपहर का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और खबर दोपहर की शुरुआत आज बांसवाड़ा से बड़ी खबर के साथ, जहां पर महिला पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर और फायरिंग में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उदयपुर में इलाज चल रहा था महिला का, इस दौरान महिला की मौत हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। महिला के परिजनों ने कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है। दरअसल उदयपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नीमका थाना से बड़ी खबर है। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। खेलते समय तालाब में गिरे ये दोनों बच्चे। तो अजीतगढ़ इलाके के किशोरपुरा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर 14 साल के विकास और 13 साल की प्रकाश की जान गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चे में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक खेलते वक्त ये बच्चे तालाब में गिरे थे और तालाब में गिरने से, डूबने से दोनों बच्चों की जान चली गई। हालांकि इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो खेलते समय तालाब में गिरे थे ये दोनों बच्चे। अजीतगढ़ इलाके के किशोरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। फौरन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की दोनों की जान बचाने की। दोनों को सीपीआर भी दिया गया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का ये मामला सामने आया है। फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीमका थाना से बड़ी खबर, 2 बच्चों के डूबने से मौत हुई है। दरअसल तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, खेलते खेलते ये तालाब में दोनों बच्चे गिर गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीमका थाना से संदीप फोन लाइन पर है। संदीप, कैसे पूरा हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी? किशोरपुरा गांव है नीमका थाना इलाके में, जो अजीतगढ़ थाना क्षेत्र है उसमें किशोरपुरा गांव है। वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर ये 2 बच्चे हैं, विकास और प्रकाश। एक की उम्र 14 साल है, एक की 13 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे जो है पोंड के पास खेल रहे थे, क्योंकि पानी, सिंचाई के जो पानी है उसके लिए खेत में पोंड बनाया गया था। उस पोंड में के पास खेलते खेलते समय दोनों बच्चे अचानक से पानी में गिर गए। आसपास जो परिजन थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने देखा तो बच्चों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन जब तक दोनों बच्चों की जो है डेथ हो चुकी थी। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा? क्या इनको वहां पर अस्पताल ले जाने में कहीं देरी हुई? देखिए, परिजनों का कहना है कि निकालने के तुरंत बाद बच्चों को तुरंत निकाल भी लिया गया था और निकालने के तुरंत बाद हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। तो देरी जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन डूबने के दौरान, पानी में डूबने से जो है, डॉक्टर का भी कहना है कि दोनों बच्चों की जो डूबने से मौत हुई है। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल नीमका थाना से बड़ी खबर, जहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 बच्चों की मौत हुई है। तालाब में डूबने से दोनों बच्चों की जान गई। उधर कोटा के थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कोयले की ट्रेन शटरिंग के दौरान हुए हादसे में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक मुकेश भार्गव डडवाड़ा का रहने वाला था और रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी था। रिटायरमेंट के बाद थर्मल में ठेका पर काम कर रहा था। तो थर्मल पावर प्लांट में यह हादसा हुआ है। कोयले की शटरिंग की जा रही थी, इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक मुकेश भार्गव डडवाड़ा का रहने वाला था। मैं रिटायरमेंट के बाद रेलवे से रिटायर्ड थे, थर्मल में जॉब करने जाते थे। तो अभी कल रात की बात है, वो 11:30 बजे तक का मामला है। ये रात को वो बता रहे थे, जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि अब पीछे लेते वक्त ये गाड़ी की चपेट में आ गए, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि चपेट में आया। लापरवाही। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर ऑपरेशन हाइड आउट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन में टीम ने 25 हार्डकोर बदमाशों को पकड़ा है। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन हाइड आउट के तहत यह बड़ी कार्रवाई है। 3 महीने के अंदर चलाए गए सीक्रेट ऑपरेशन में यह बड़ा एक्शन है। 3 महीने के अंदर ये सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से दिखाया। ऑपरेशन में 2 तरह से बदमाशों का डेटाबेस तैयार किया गया और इसके बाद अब एक्शन हुआ है।
राजधानी जयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। पुलिस ने 25 हार्डकोर बदमाशों की गिरफ्तारी की है। 3 महीने तक पुलिस ने इनके डेटा को खंगाला, डेटा इकट्ठा किया और इसके बाद ये ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 1 अक्टूबर को ऑपरेशन हाइड आउट शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ये था कि ऐसे बड़े बदमाश जो हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन या आर्म्स एक्ट में वांछित मुलजिम हैं, कई समय से विभिन्न सारे प्रकरणों में वांछित चल रहे हैं और अलग अलग जगह फरारी काट रहे हैं, न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान से भी बाहर। उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी संभव हो। इसके अतिरिक्त हमने अन्य ऐसे मुलजिम जिनके अधिक ऊपर 7 या अधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनका भी एक डाटाबेस तैयार किया ताकि ऐसे हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर बदमाशों को हम पकड़ पाए। विष्णु हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिसमें अब बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में पश्चिम जिले में डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हाइड आउट सर्च, जिसमें ऐसे बदमाशों की हार्डकोर क्रिमिनल्स की तलाश पुलिस ने शुरू की जो कि गंभीर आपराधिक वारदातों में लिप्त होते हैं। 2 अलग अलग तरीके से इनका डेटाबेस तैयार किया। यानी पहला डेटाबेस ऐसा जो कि मर्डर के अलावा हत्या के प्रयास, लूट, डकैती केसों में वांछित होते हैं, नामजद हैं, और वहीं पर दूसरे इस तरह के बदमाश जो जिनके खिलाफ 7 और 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है या फिर किसी केस में वे लोग फरार चल रहे हैं। ऐसे 2 तरह के डेटाबेस तैयार करके 25 हार्डकोर बदमाशों को जयपुर शहर के अलग अलग जगहों से दबोचा गया। पश्चिम जिले के अलग अलग थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी। इसके अलावा जिला विशेष शाखा जो पश्चिम जिले की है वो भी टीम गठित की गई थी। तो इस तरीके से डीसीपी अमित कुमार की टीम ने ऑपरेशन हाइड आउट सर्च के तहत 25 ऐसे हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार किए जो कि क्राइम की वारदातों में अंजाम देते थे। लगातार क्राइम की वारदातें बढ़ रही थी। इसको कंट्रोल करने के लिए एक विशेष बड़ा ऑपरेशन पहली बार राजधानी जयपुर में वेस्ट जिले में चलाया गया और उसका खुलासा जो है डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने आज किया है। जी ठीक है विष्णु, और यहाँ पर क्योंकि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है तो अपने आप में एक सीक्रेट मिशन जो है वो नाम दिया गया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भांकरोटा अग्निकांड में बड़ा अपडेट है। इलाज के दौरान एक और मरीज की जान अस्पताल में गई है। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। एसएमएस में फिलहाल 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज ही के दिन 3 मरीजों की मौत हो चुकी है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसमें एक विजेता है विजेंद्र के बाद 35 साल के बंशीलाल की भी मौत हो गई है। तो 3 लोगों की मौत आज हुई है। दरअसल भांकरोटा अग्निकांड जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, 18 संख्या जो है वो अब तक सामने आई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान भी आज ही के दिन 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक का नाम विजेता है, एक का नाम विजेंद्र है और साथ ही साथ 35 साल के बंशीलाल की भी मौत हो गई है। तो इनका सभी का इलाज चल रहा था। सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, बताया ये जा रहा है कि अभी एक और व्यक्ति की मौत हो गई है अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था। जी बिल्कुल, एक और मौत हुई आज के दिन की तीसरी ये मौत है। पहले विजेता, फिर विजेंद्र और अब 35 साल के बंशीलाल की मौत जो है वो हो चुकी है। चूंकि डॉक्टर्स लगातार बचाने का प्रयास जो है वो कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा डीप बर्न होने के कारण इस बंशीलाल को जो है वो बचाया नहीं जा चुका है। तो अब टोटल 18 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे मामले में हो चुकी है और 13 मरीजों का इलाज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 मरीजों को संभवतः आज डिस्चार्ज किया जा सकता है। उनकी ड्रेसिंग और उनके तमाम पैरामीटर देखने के बाद संभवतः डॉक्टर्स जो है वो इसकी इन्हें जो है वो डिस्चार्ज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दुखद खबर यही है कि आज 3 मौतें जो है वो एक के बाद एक, सुबह 4 बजे एक मौत हुई, उसके बाद सुबह 9 बजे एक मौत हुई और उसके बाद कुछ देर पहले ही एक और शख्स बंशीलाल की जो बताया जाता है कि बिठौड़ा के रहने वाले, उनकी मौत जो है वो इस पूरे मामले में हो चुकी है। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस हादसे को लेकर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कुल मिलाकर के अब तक मरने वालों की संख्या हो गई 18।
तो अब खबर खैरथल तिजारा से है, जहां भिवाड़ी में बदमाश एक बंद मकान में लाखों रुपए का सामान और नकदी चोरी कर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। परिवार किसी काम से अपने पैतृक गांव गया था और पीछे से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार जब वापस आया तो पूरे मामले का पता चला और इसे लेकर पीड़ित व्यक्ति ने भिवाड़ी थाने में केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर बारां के छिपाबड़ो तहसील में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ढोलम से बरावदा तक बनाई गई नई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। घटिया निर्माण से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ढोलम से बरावदा के बीच बनी इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से करवाया है। सड़क जगह जगह उखड़ रही है। पैर के रगड़ पर ही सड़क की गिट्टियां निकल रही हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। इस सड़क को लेकर के अब ग्रामीण भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेवल भी नहीं है, ऊंचा नीचा है। अधिकारी को तो कहना है कि अच्छी बनी है, कुछ भी नहीं बना उस पे, तो ये मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करके उठेगा जा। अच्छा, उसमें कहीं जगह उखड़ने भी लगी है। वो तो हमारे पुआए खेत पे उखड़ गए तो उनका कहना है कि ट्रैक्टर के निशान है, ऐसा कोई कुछ नहीं, मामला है। मोटरसाइकिलों से उखड़ गया। अभी ट्रक निकले निकल गए तो हाँ घटिया ही सुरक्षा निर्माण थोड़ी हो। उसमें गिट्टी नजर आ रही साहब, और गिट्टी नजर आ रही है तो भी बरसात होगी ना, तो उसमें जैसे ट्रैफिक निकलेगा या कोई जोर से थोड़ा रगड़ के चलेगा ना, ब्रेक लगाया उसमें खुद जाएगा पूरा। उधर दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत यात्रियों के लिए विश्राम भवन बनाया गया था। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बने इस भवन में 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस भवन को काफी आलीशान अंदाज में बनाया गया है। भवन में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, साथ ही पार्किंग और बैठक के लिए भी अच्छा स्पेस है। लेकिन पर्यटन मंत्रालय ने इस बिल्डिंग का शुभारंभ ही नहीं किया, जिसके कारण ये बिल्डिंग अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हालत में होती जा रही है। जो मेहंदीपुर बालाजी में एक पर्यटन विभाग द्वारा एक बिल्डिंग बनाई गई थी, तो उसमें पूर्व में टेंडर के माध्यम से उसके संचालन के लिए प्रयास किए गए थे, किंतु जो उसका मंथली रेंट हमने कैलकुलेट करा था, जो डीएलसी से पीडब्ल्यूडी द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो काफ़ी अत्यधिक था, जो कि न्यूनतम भी टेंडर में रखने की आवश्यकता होती है। इस वजह से उसका टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसको क्योंकि वो जन उपयोगी भवन है, तो उसको हम किस प्रकार से सफल संचालन के लिए दे सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-3 मॉडल पर अभी विचार कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग का समय पर सदुपयोग नहीं हो तो उसके क्या हाल होते हैं, उसकी एक तस्वीर हम दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दिखाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से। गत वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस दौरान ये बिल्डिंग बनाई गई थी। जो सामने आपको ये कटीली झाड़ियां नजर आ रही है, यहाँ पर पार्क है और यात्रियों के बैठने की अच्छी कुर्सियां लगाई गई है, लेकिन सब इन कटीली झाड़ियों में छिप चुकी है। ऐसे में पूरी जो बिल्डिंग है वो जीर्ण हालत में है। आप सामने देखिए लाल कलर की आकर्षक तस्वीर जो नजर आ रही है। चारों तरफ से पूरी बिल्डिंग में अच्छा पत्थर लगाया गया है ताकि ये बिल्डिंग काफी आकर्षक दिखे, यहाँ पर यात्री आए। लेकिन जो जिस उद्देश्य के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर बिल्डिंग की तस्वीरें देखो, कैसे लाइट टूट चुकी है, नीचे गिरी पड़ी हुई है, साथ ही मृत पक्षी यहाँ पर पड़े हुए हैं। यानी पूरी बिल्डिंग खराब हो चुकी है, धीरे धीरे खराब हो रही है। ताले लगे हुए हैं और ये देखिए आप तस्वीरें किस तरह मकड़ी ने जाले बना रखे हैं इस पूरे गेट पर। और यहाँ कार्यालय लिखा हुआ है और कार्यालय की बिल्डिंग है, लेकिन ये पूरा गेट भी अब खराब हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में कितने महंगे यहाँ पर गेट लगे हुए, लेकिन ये सभी अब खराब होने के कगार पर है। समय पर इस बिल्डिंग को चालू नहीं किया, जिसके कारण ना तो यात्रियों को लाभ मिला और ना ही तो जिस उद्देश्य के साथ वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो उद्देश्य पूरा हो पाया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 18 करोड़ की जो बिल्डिंग है वो जीर्ण हालत में है और इस बिल्डिंग के चालू नहीं होने से यात्रियों को भी फायदा नहीं हुआ और सरकार को जो राजस्व है उसका भारी नुकसान हुआ है और उसकी चपत लगी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बोरवेल में बच्ची के गिरने का मामला 48 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है मासूम। चेतना करीब 48 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है। फिलहाल
पाइलिंग मशीन से खुदाई चल रही थी और खुदाई का काम अब बंद हो गया है। प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश है। एसपी राजेंद्र दुष्यंत अधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। 130 फीट पर मासूम चेतना फंसी हुई है और यहाँ पर घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं मिली है। और अब काफ़ी वक्त से बच्ची का मूवमेंट जो है वो भी ट्रेस नहीं हो रहा है, ना किसी तरह की आवाज़ ट्रेस हो पा रही हैं और कोशिशें लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये सवाल पहले दिन से ही खड़े हो रहे थे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें करीब 3 घंटे की देरी से पहुंची और उसके बाद कई घंटे बीतने के बाद पाइलिंग मशीन को बुलाया गया था। अब पाइलिंग मशीन से भी काम रोका गया है। आखिर प्रशासन का प्लान क्या है? न्यूज़ 18 की मुहिम है कि चेतना को बचाना है, चेतना बाहर आए और सकुशल बाहर निकले, ये सबकी प्रार्थनाएं हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रार्थनाओं का दौर पूरे इलाके में चल रहा है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। कई तरह की आशंकाएं भी बलवती होती नजर आ रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का एक सील बंद कमरे में पिछले करीब 16 साल से छात्राओं को वितरित किए जाने वाले 22,300 सड़े गले स्कूल बैग भरे हुए हैं और इन बैग्स पर 2008 में तत्कालीन सीएम का फोटो लगा है। इस कारण उसके बाद आई दूसरी सरकार के 5 साल ये स्कूलों में बच नहीं पाए और सरदर्द बनने इस बोझ के बारे में विद्यालय प्रशासन दर्जनों बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिख चुका है, लेकिन बस्तों का ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो समस्या यह है कि पूर्व सीएम का फोटो था और इसलिए जो पिछली सरकार थी उसने 5 साल में इन्हें नहीं बांटा। अब सरकार बदली, लेकिन ये बैग वहीं के वहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई से बने ये बैग विद्यार्थियों के किसी काम के नहीं है, क्योंकि शासन ने इन्हें कमरे में सड़ने के लिए बंद कर दिया है और इनका ना कोई निस्तारण हो पा रहा है, ना ही ये विद्यार्थियों को बांटे जा रहे हैं। ऐसे में ये कबाड़ अब कस्तूरबा विद्यालय के लिए भी एक सिरदर्द बना हुआ है। 2008 के अंदर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो समय तत्कालीन एसएसए था, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए वह बैग सप्लाई हुए थे और जब सप्लाई हुए थे उसी समय चुनाव की आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता लगने के कारण वो बैग को तत्काल वहाँ पर सीबीओ कार्यालय के पास में ही आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय था, उस आवासीय विद्यालय के अंदर रखवा दिए गए थे। उस बैग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का फोटो था और उसके पश्चात सरकार चेंज हो गई और उस बैग पर कोई निर्णय नहीं हो सका था और किसी कारण से वो बैग वहीं पड़े हुए हैं। तो प्रदेश में कई जिलों में क्रिसमस का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगह से नजर आ रही हैं। तो इस दौरान चर्चों में ईसा मसीह के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है। गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि किस तरीके से क्रिसमस की धूम प्रदेश भर में भी देखने को मिल रही है। अजमेर में जो सबसे बड़े चर्च में शानदार आयोजन, यहाँ पर ईसा मसीह को लेकर के लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं। चित्तौड़गढ़ में भी क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। तो राजधानी जयपुर की तस्वीर है बीच की, जहां पर जयपुर के सबसे बड़े चर्च में बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे और ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर एक दूसरे को बधाई दी है। छोटे छोटे बच्चे सेंटा की ड्रेस में यहां पर आए और सेलिब्रेट करते हुए ईसा का जन्मदिन, यहाँ पर मैरी क्रिसमस एक दूसरे को बोलकर बधाई देते नजर आए। तो कोटा की तस्वीर भी है, उदयपुर में काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और ईसा मसीह के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो आज देश भर में क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में जयपुर में भी क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च सजे हुए हैं, विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं, जगह जगह क्रिसमस ट्री भी लगे हैं। वहीं क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में हमारी संवाददाता महिमा जैन ने लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, जहां पर ईसाई समाज के द्वारा ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही चर्चों में लगातार
चर्च में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें बयान कर रही है। लोग कितना उत्साहित है, लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कैसे जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे क्रिसमस का पर्व मनाए हैं, उनके आज क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहले इस की प्रार्थना प्रेयर चल रही, उसके बाद में जो सॉन्ग्स है क्रिश्चियन रिलीजन में वो चल रहे हैं। बाइबल में जो उन्होंने उपदेश दिए वो पूरे अच्छी तरह से सभी लोग सुन रहे हैं। अभी सेलिब्रेट करके आए, अंदर प्रेयर करके आए। आज दिन भर क्रिसमस डे पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा। क्रिसमस ट्री भी सजकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में राजधानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ महिमा जैन। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल भजनलाल कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कल सुबह 11:30 पर मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक कल रहने वाली है। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी और अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बैठक देखना होगा इस बैठक में आखिर वो कौन से अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन ठीक उसके 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। संवाददाता सौरभ फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, जानकारी सामने आ रही है कि कल मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इस साल की अंतिम कैबिनेट की बैठक जो है वो कल निर्धारित की गई है। कल सुबह 11 बजे ये मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो होगी और इसमें संभवतः कुछ अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस कैबिनेट की बैठक का एजेंडा क्या कुछ है, इस एजेंडे में कितने पॉइंट्स जो है वो शामिल किए गए हैं, ये अभी स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन ये जानकारी मिली कि सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल और 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो होगी। तो माना जा रहा है कि नए साल के मौके पर कुछ अहम घोषणाएं जो है वो भजनलाल सरकार कर सकती है। इस लिहाज से ये मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है। जी ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक बताई जा रही है और साथ ही क्या रह सकता है कल कैबिनेट की बैठक में? देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि अभी एजेंडा जो है वो सामने नहीं आ पाया। अभी यही मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ये जानकारी बाहर आई है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो कल होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है और देखना ही होगा कि कैबिनेट में क्या कुछ अहम प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।